कौन सा चेहरा? मोदी। मोदी आपके चेहरा पास हुआ क्या है? करते थे। हमारे पास इस देश की जनता है, हमारे पास इस देश के नौजवान हैं, हमारे पास इस देश के किसान हैं, हमारे पास इस देश की वो महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। महिला पे अत्याचार हो रहा है, इसका डेटा संसद में जब रखा गया, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जिसमें ये आया कि हर घंटे 6 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश के अंदर। उन्होंने अडानी और अंबानी के हाथ में इस देश के पोर्ट्स को बेच दिया, इस देश के एयरपोर्ट को बेच दिया, इस देश के रेलवे स्टेशन को बेच दिया, इस देश के रेलवे को बेच दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल 70 साल में कभी नहीं हुआ। के बाद अडानी के पोर्ट पर 30,000 किलो ड्रग्स पाई गई कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, इस देश को नशे में ढकेलने का काम किया। 2004 में कौन चेहरा था? 2009 में कौन चेहरा था? आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम। अभी हम ऐसे शख्स के साथ हूं जो किसी तरह से कोई परिचय का मोहताज नहीं। अभी हमारे साथ जाले विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी साहब है। सबसे पहले तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने आप को अभी इंडिया गठबंधन का लगातार बैठक हो रही है, कहाँ पे अभी आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया अलायंस इस बार जो है वो लगभग 32 पार्टियों के साथ मिलकर पूरे देश भर में एक ऐसे गठबंधन को बनाया गया है जो गठबंधन इस देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है, जो गठबंधन इस देश के किसान जो परेशान हैं, जिनको एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, उनकी आवाज़ है। ये गठबंधन जो है जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये उनकी आवाज़ है। ये गठबंधन इस देश के तमाम लोगों की उम्मीद, उनकी आशा की एक किरण है। और इस गठबंधन की बैठक लगातार हो रही है और मुझे लगता है कि जल्द आने वाले समय में गठबंधन में सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी और वो डिसाइड हो चुकी हैं और उनका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। और उसका परिणाम लगातार बीजेपी वालों ने तो आरोप लगा रहे हैं इस गठबंधन पर कि अभी तक इस पर सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है। नहीं, तो बीजेपी तो आरोप लगाएगी। मुझे ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस का, जो उनका नाम है एनडीए, ठीक है, उस अलायंस के किसी कैंडिडेट को अनाउंस किया हो? किसी राज्य में उनकी किसी से बातचीत फाइनल हो गई हो? उनकी तो बातचीत भी फाइनल नहीं हुई है। वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने जो है लगभग 30 दलों को बुलाकर उनके साथ एक फोटो सेशन कर लिया। तो प्रधानमंत्री ने फोटो तो खिंचवाते ही है, दिन में 50 बार फोटो खिंचवाते हैं, एक बार और खिंचवा लिया। कौन सी नई बात हो गई? बस चेहरा है मोदी। कौन सा चेहरा? मोदी आपके चेहरा पास हुआ क्या है? करते थे। हमारे पास इस देश की जनता है, हमारे पास इस देश के नौजवान हैं, हमारे पास इस देश के किसान हैं, हमारे पास इस देश की वो महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जो आने वाले समय में उसका बदला लेंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से जो है उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई और ये सरकार जो है आंख मूंद कर जो है बैठी रही और उसके जुबान से एक लफ्ज उन महिला खिलाड़ियों के लिए नहीं निकला, उन पहलवानों के लिए नहीं निकला जिनके साथ अत्याचार हुआ। और किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, मोदी जी के करीबी चेले चपाटों ने किया। किस तरह से प्रताड़ित किया गया महिला पहलवानों को, किस तरह से युवाओं को जो है उनको आर्मी की नौकरी उनसे छीन कर उनको अग्निवीर बना दिया गया। मतलब पहली बार ऐसा होगा कि 23 साल की उम्र में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाएगा। जो उम्र नौकरी लेने की होती है उस उम्र में आपको रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये बता दीजिएगा आप किसी काम के नहीं है, अब आप जाइए। तो अब मालूम चला कि युवाओं से शादी कौन करेगा? जब 23 साल में कोई रिटायर कर जाएगा तो जब पूछा जाएगा भाई क्या करते हो, तो भाई ये तो सेवानिवृत्त है, रिटायर कर गए 23 साल की उम्र में। तो क्या होगा? इस देश का युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। एनएसएसओ का डेटा कहता है कि 45 साल में ऐसी बेरोजगारी नहीं आई जो आज इस देश में बेरोजगारी है। इस देश के अंदर जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया गया है और भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई है, लोग उसका आने वाले समय में जवाब देने वाले। लेकिन सर, वो तो कह रहे लगातार कि हम बहुत रोजगार दे रहे हैं, मोदी जी का भी कहाँ रोजगार दे रहे हैं? क्यों कहाँ रोजगार दे रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो सरकारी एजेंसी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है सर। सर एनएसएसओ मेरी एजेंसी नहीं है, कांग्रेस की एजेंसी नहीं है, मशकूर उस्मानी की एजेंसी नहीं है, या आपकी एजेंसी नहीं है, ये सरकारी एजेंसी है भाई। सरकारी एजेंसी कह रही है कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई है। जीडीपी की का जो आप देखिएगा गिर गया है। पर जब जीडीपी नीचे गिरती है तो क्या देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी? डॉलर के सामने रुपया जो है ऐसा लग रहा हो कि लंगड़ा हो गया हो। तो ये इससे क्या अर्थव्यवस्था मजबूत होती है? कोई डेटा मेरा है तो बताइए, क्या डॉलर का और रुपये का रेट मैं सेट कर रहा हूं,
क्या एनएसएस का डेटा मैं रिलीज कर रहा हूं? क्या देश में जो युवा बेरोजगार है उनका डेटा मैं रिलीज कर रहा हूं? नहीं, मैं नहीं रिलीज कर रहा सर, ये रिलीज कर रही है भारतीय जनता पार्टी और देश की केंद्र सरकार रिलीज कर रही है। मैं उनके डेटा की बात कर रहा हूं। महिला पे अत्याचार हो रहा है, इसका डेटा संसद में जब रखा गया, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जिसमें यह आया कि हर घंटे 6 महिलाओं का रेप हो रहा है इस देश के अंदर, ये मैं डेटा रिलीज कर रहा हूं क्या? ये डेटा तो सरकारी एजेंसी रिलीज कर रही है, मैं तो उस डेटा की बात आपके सामने रख रहा हूं। सर फिर भी उनके पास तो उनका कहना है कि हम जितना काम किए उतना पिछले 70 साल में नहीं हो पाया। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उन्होंने जितना काम किया है 70 सालों में नहीं हो पाया। इस देश में 70 साल में किसी भी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देश की जनता का पैसा लूट ले, देश की जनता को लूट ले। लेकिन आपने कर दिया, 10 साल के अंदर आपने देश की जनता को लूट लिया, देश की जनता का पैसा लूट लिया। 70 साल के अंदर इस देश में किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो इस देश की संपत्ति को बेचना शुरू कर दे। इस देश के रेलवे पे बेच दे, इस देश के एयरपोर्ट पे बेच दे, इस देश में जो है आपको रेलवे के प्लेटफॉर्म्स पे बेच दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई है। बिल्कुल सिर्फ ये मोदी जी और केंद्र सरकार की जो अभी 10 साल से हुकूमत में है, उन्होंने अडानी और अंबानी के हाथ में इस देश के पोर्ट को बेच दिया, इस देश के एयरपोर्ट को बेच दिया, इस देश के रेलवे स्टेशन को बेच दिया, इस देश के रेलवे को बेच दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल 70 साल में कभी नहीं हुआ। और मैं एक और बात बताऊं आपको, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अडानी के पोर्ट पर 30,000 किलो ड्रग्स पाई गई। कहां? गुजरात के अंदर। और 30,000 किलो जब ड्रग्स पाई गई तो उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। सर ड्रग की 10 ग्राम पुड़िया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और 1 महीने तक मीडिया में खबर चलती है। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं किसी व्यक्ति का, लेकिन 10 ग्राम की ड्रग की पुड़िया किसी के पास डाल दी जाती है और उसके ऊपर इंडियन मीडिया 10 दिन नहीं 1 महीने तक मीडिया ट्रायल करता है किसी का, और 30,000 केजी ड्रग्स पकड़ी गई। कहां गया वो? क्यों उस पर कोई जांच नहीं हुई? क्यों उस पर कुछ नहीं बोला गया? तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, इस देश को नशे में ढकेलने का काम किया। आज आप जाइए ना अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में, आप देखिएगा कि किस तरह से देश का युवा जो है वो नशे में उड़ रहा है, किस तरह से देश का युवा जो है वो नशे की आदत उसको पड़ गई है और वो नशे में बर्बाद हो रहा है। एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद किया है इस देश की सरकार। फिर भी जनता लगातार उस पर भरोसा जता रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनता को झांसे में लेने का काम किया है मोदी जी। जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वो झांसे के राजा हैं, ठीक है, तो उन्होंने देश की जनता को झांसे में लिया है और देश की जनता अब इस बात को समझ रही है। आने वाले चुनाव में उनको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि लोग अब उब गए, लोग अब परेशान हो चुके हैं, लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं बचा है। सर आप याद कीजिए 2004 का समय, जब यूपीए 1 की सरकार थी, 2009 में यूपीए 2 की सरकार आई, जिस समय में लोगों के पास टेलीफोन नहीं होता था, 2004 से लेकर 9 तक लोगों के हाथ में मोबाइल फोन आ गया, 9 से लेकर 14 तक लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन आ गया। ऐसे फोन आ गए जिसको सोच नहीं सकता था। जो व्यक्ति 3rd एसी में चलता था, स्लीपर में चलता था, वो 3rd एसी में जाने लगा। 3rd एसी का व्यक्ति 2nd एसी में जाने लगा। 2nd एसी का व्यक्ति जो है वो हवाई जहाज में जाने लगा। हमने ये कर दिखाया, हमारी यूपीए की सरकार ने इस बात को कर दिखाया। मोदी जी ने क्या कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़ेगा, कहा था। अब मुझे ये बताइए कि आप जो हवाई चप्पल पहनते उसका दाम कितना है? बताइए कितना दाम? 200-250 भाई, हम तो 90 रुपए वाला पहनते हैं, ठीक है। हम गरीब परिवार से आते हैं, हम तो 90 रुपए वाला हवाई चप्पल पहनते हैं। लेकिन आपको हम बताते हैं कि मोदी जी का जो हवाई चप्पल है वो 25,000 का आता है, 20,000 का आता है। आप बोलिए कैसे? देश के प्रधानमंत्री जी, आप बोलिएगा कैसे? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करेगा। दरभंगा से दिल्ली का जब किराया देखिएगा ना तो 20,000 नजर आएगा, 15,000, 25,000। तो ये बताइए कि हम तो 25,000 का हवाई चप्पल नहीं पहन सकते, ये तो मोदी जी पहन सकते हैं। भाजपा के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया है, वो खरीद सकते हैं 25,000 का हवाई चप्पल। मेरी तो औकात नहीं है, या मेरे क्षेत्र की जनता की हैसियत नहीं है कि 25,000 का चप्पल पहने। आपने कहा था ना चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़ेगा, तो क्यों दरभंगा से दिल्ली का किराया 15,000, 20,000, 25,000 हो जाता है जब 2 दिन पहले आप टिकट लेने जाइएगा? तो इसका कौन जवाब देगा? तो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के साथ छलावा हुआ है, इस देश की जनता को ठगा गया है और यकीनन आने वाले चुनाव में इस देश की जनता अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रही है उसका करारा जवाब देगा। अच्छा, अभी हाल में 3 राज्यों में आपको करारी शिकस्त मिली है, एक तरह से कहे तो उससे आप अब तक उभर पाए कि नहीं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव में या तो आप जीतते हैं या तो आप हारते हैं। 2 राज्य में आपकी सरकार थी।
या तो आप जीतते हैं या तो आप हारते हैं। पीछे हमने हिमाचल जीता, भारतीय जनता पार्टी से हमने हिमाचल जीता। पीछे हमने कर्नाटका जीता, बीजेपी से हमने कर्नाटका छीना। इस बार के चुनाव परिणाम हमें उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता जिसको सर माथे पे बैठाए उसका सम्मान है। हमने चुनाव परिणामों की समीक्षा की है और लगातार सीट बाय सीट समीक्षा चल रही है। कहां कमी रह गई, चूंकि बहुत सारी सीटें हैं। अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर कम से कम 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम 100, 200, 500 वोट से हारे गए हैं या हरवा दिए गए हैं। अभी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, वरना आप बोलिए कि देखिए हार गए तो ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझकर टीवी और मीडिया के माध्यम से ये दिखाया जाता है बीजेपी जीत रही है, और उसके बाद क्या होता है कि उस रिजल्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं पे हमारे कैंडिडेट 90 वोट से हारे हैं, कहीं पे 80 वोट से हारे हैं, कहीं पे 120 वोट से, कहीं पे 400 वोट से, कहीं पे 500 वोट से। यही राजस्थान के अंदर भी हुआ है और यही छत्तीसगढ़ के अंदर भी हुआ है। हम इन परिणामों की समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर चुनाव अलग होता है अपने आप में। विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। पिछले 2018 में हमने छत्तीसगढ़ में भी जीत हासिल की थी, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में, लेकिन 19 का चुनाव हार गए। तो हर चुनाव अलग होता है। ये कहना कि हम ये चुनाव नहीं जीत पाए हैं, इसमें सफलता नहीं मिली है, इसीलिए हम आगे नहीं जीत पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, ये बेबुनियाद बात है। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो 5 राज्यों का जो परिणाम आया है, इसके अंदर जो कांग्रेस का वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी से बढ़ा है। जो हमारे वोट हैं उनसे 10 लाख ज्यादा वोट हमको मिले हैं, ओवरऑल जो तमाम वोट हैं, तो हमारा वोट बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं पर हमारी कुछ रणनीतिक चूक रह गई, जिस चूक की वजह से हम थोड़े बहुत वोट से कई सारी सीट हार गए और सरकार में नहीं आ पाए। इसका हमें अफसोस है। इसकी समीक्षा भाजपा वाले तो इसको 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देखे थे और उस पर लगातार बोल रहे थे। ये तो देखिए, अब भाजपा वाले अगर हार जाते हैं तो फिर क्या होता है। 18 में हार गए थे तो क्या बोल रहे थे, जरा से वीडियो क्लिप निकाल के देखिए सारे चैनल का। देखिए ये सब तो आप जीत गए हैं तो बोल दीजिए कि भाई सेमीफाइनल हम जीत गए हैं, फाइनल में क्या होगा। सेमीफाइनल तो हम इंडिया की टीम जीत गई थी वर्ल्ड कप में, फाइनल में हम हार गए, है ना। तो फाइनल में हार गए तो सब कुछ रह गया, कप नहीं आ पाया हमारे हाथ में। कितना अफसोस हुआ। इस देश के लोगों ने कितनी उम्मीद और आस लगाई हुई थी। 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग टीवी से चिपके हुए थे कि अब देश का मान सम्मान बढ़ेगा, दोबारा से वर्ल्ड कप आएगा। हम हार गए ना। तो जो पीछे के 10 मैच जीते वो कौन सा चेहरा है, बता दीजिए कोई चेहरा है चेहरा मोदी को टक्कर दे सके। देखिए मोदी को इस देश की जनता टक्कर देगी, मोदी को इस देश के युवा टक्कर देंगे, मोदी को इस देश के किसान टक्कर देंगे, मोदी को इस देश की महिलाएं टक्कर देंगे। आप देखिएगा ये नैरेटिव बनाना। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इस देश के अंदर कि मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस हु। भाई हम अमेरिका में रह रहे हैं क्या? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है हमारी। जो गवर्नमेंट है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम संसद का चुनाव करते हैं, एमपी का चुनाव करते हैं, जो हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। और जब एमपी चुने जाते हैं 543, वो जब सदन पहुंचते हैं तो वो अपने सदन में नेता का चुनाव करते हैं। वो इस देश का प्रधानमंत्री हो रहा है। प्रधानमंत्री की तो हम वोट नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से तमाम देश की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि आप अपने देश के अंदर अपने एमपीज का चुनाव, अपने क्षेत्र के अंदर अपने एमपीज का चुनाव करें। वो आने वाले समय में नेता चुनेंगे। 2004 में कौन चेहरा था, 2009 में कौन चेहरा था। तो देखिए समय के साथ देश की जनता जानती है कि विकल्प कहाँ है और विकल्प ढूंढ लेगी जनता। अच्छा आखिरी सवाल है, बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्या आपको लगता है? कोई उलटफेर नहीं। नीतीश जी साथ रह पाएंगे? नीतीश जी कल भी साथ थे, आज भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। कोई उलटफेर नहीं होने वाला है। महागठबंधन बिहार में इंटैक्ट है। मजबूती के साथ हम लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो एक नया मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि शायद नीतीश जी छोड़ देंगे। ऐसी कोई बातचीत नहीं है। कल ही जो है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। नीतीश जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं अपनी पार्टी के। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और इंडिया अलायंस की बैठक लगातार चल रही है। घटक दलों के साथ बातचीत चल रही है कांग्रेस की। जल्द से जल्द सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा और जल्द से जल्द प्रत्याशी भी तय हो जाएंगे।
ताकि तमाम प्रत्याशी को अपने अपने क्षेत्र में काम करने का मौका मिले, मजबूती के साथ जनता की आवाज बने और जनता उनको जिताकर देश के